Good morning to all. Our today's topic is estimating material required for transmission and distribution lines. Now this is the layout for transmission and distribution system. टॉप पे आप देख रहे हैं ये जनरेटिंग स्टेशन है. जनरेटिंग स्टेशन लाइक हाइड्रो पावर प्लांट, thermal power plant, nuclear power plant. So depending upon certain conditions, these power plants or generating stations are constructed. For example, hydro power plants के लिए हमें हाई हाइट्स पे डैम्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम प्लेन्स में कंस्ट्रक्ट करें हाइड्रो पावर प्लांट को. सो हाइड्रो पावर प्लांट्स आर मेनली कंस्ट्रक्टेड इन माउंटेनियस रीजन्स. देन यहाँ पे जो हमें पावर मिल रही है, जो पावर यहाँ पे जनरेट हुई है, उसका प्रेशर at max it will be 11 kV because there are certain limitations. जो जनरेटर्स हैं उनका जो वोल्टेज है वो डिपेंड करती है इंसुलेशन पे, इंसुलेशन ऑफ द जनरेटर्स. तो हम वो इंसुलेशन का इतना हाई लेवल नहीं कर सकते कि हम 11 kV से ज़्यादा वहाँ पे पावर को जनरेट करें. सो पावर जो वहाँ पे जनरेट हो रही है, इट्स प्रेशर इज़ 11 kV. बट हम इस 11 kV पे उस वोल्टेज, जो वोल्टेज है 11 kV का, उस पावर को हम 11 kV पे ट्रांसमिट नहीं करते ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस. जो हम ट्रांसमिट करेंगे पावर को, दैट इज़ ऑलवेज एट हायर वोल्टेजेस. तो हम यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं, वी यूज़ दोज ट्रांसफार्मर्स टू स्टेप अप द वोल्टेज. तो यहाँ पे 11 kV से 132 kV है, वो स्टेप अप हुआ है. इट कुड बी 220 kV, 400 kV. सो इसको हम यहाँ पे स्टेप अप करेंगे. उसके बाद ये ट्रांसमिशन सिस्टम है सारा. बट ये 132 kV वाला हमारा कहीं यूज़ में नहीं आएगा. वी विल यूज़ लोअर वोल्टेजेस फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. सो जो 132 kV है उसको हमने स्टेप डाउन किया 33 में. तो वो सब स्टेशन पे रिसीव हुई ये 33 kV वोल्टेज. तो उसके बाद हमने ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन आएगा. ये 33 kV हम जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं या फिर जो सब स्टेशन हैं वहाँ पे ये 33 kV दे देंगे डिफरेंट एरियाज़ में. तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है. जो पहले था हायर वोल्टेजेस पे, डैट वाज प्राइमरी ट्रांसमिशन. तो अब सब स्टेशन के आगे वी हैव स्टेप्ड डाउन दिस 33 kV वोल्टेज टू 11 kV. तो उसके बाद ये 11 kV इज़ देन सप्लाइड टू द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स. उसके बाद वो अपना ट्रांसफार्मर्स लगा सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर्स. जितना उनको वोल्टेज चाहिए दे कैन स्टेप डाउन टू द डिज़ायर्ड वैल्यू. तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है. बट हमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में है वहाँ पे हमें 11 kV नहीं चाहिए, हमें घरों में 230 वोल्ट चाहिए. तो ये 11 kV से 415 वोल्ट, 415 इज़ लाइन वोल्टेज एंड 230 इज़ फेज वोल्टेज. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हम उसको स्टेप डाउन करेंगे 11 kV को, देन टू द कंज्यूमर्स, बेसिकली द रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स. So this is the layout for transmission and distribution system. Now the main components for overhead distribution and transmission lines. अगर हमने इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी रिक्वायर सम मीडियम. वो मीडियम होगा कंडक्टर. कंडक्टर्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिकल पावर को लेके जाएंगे. तो वो कंडक्टर्स किस पे इंस्टॉल होंगे, वो लाइन सपोर्ट्स चाहिए हमें उनके लिए, बिकॉज टू कीप द कंडक्टर एट सम सुटेबल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. अब जो हाइट है वो डिपेंड करेगी इंसुलेशन लेवल पे. वो कंडक्टर किस वोल्टेज पे पावर को लेके जा रहा है. फॉर एग्जांपल 11 kV का अगर लाइन है तो उसके लिए हमें हाइट कम चाहिए. अगर 220 kV का लाइन है तो उसके लिए हमें टावर्स चाहिए जो कि ज़्यादा हाइट पे उस कंडक्टर को इंस्टॉल करेंगे. देन सेकेंड इज द कंडक्टर्स, दे कैरी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. देन इंसुलेटर्स, these are attached to the supports to insulate the conductor from the support. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली कंडक्टर को लाइन सपोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज जो लाइन सपोर्ट है वो लाइव हो जाएगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आएगा. तो इसलिए हमें वी हैव टू प्रोवाइड द इंसुलेशन बिटवीन द लाइन सपोर्ट एंड द कंडक्टर एज वेल. दिस इज ट्रांसमिशन लाइन. इसमें कंडक्टर्स हैं.
क्रॉस आर्म्स हमने यूज़ की हैं ताकि जो कंडक्टर का डिस्टेंस है वो टावर से भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो कंडक्टर्स हों, ताकि इंडक्शन की वजह से वो टावर कंडक्ट ना करे। फिर उसके बाद जो कंडक्टर और क्रॉस आर्म्स में हमने इंसुलेटर्स लगाए हुए हैं जस्ट टू इंसुलेट द कंडक्टर फ्रॉम द लाइन फ्रॉम द क्रॉस आर्म्स। ये जो हमने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कितने वोल्टेज की लाइन है वो, तो उसके हिसाब से वी आर यूजिंग हियर द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स। Then at the top you can see earth wire just to shield the conductors from lightning. Then the cross arms, as you have seen, they provide support to the insulators. The lightning arresters to discharge the excessive voltage due to lightning to earth. So this is the additional protection against lightning. इसमें क्या है, जो lightning arresters हैं they are connected in parallel to the conductors. Under normal conditions they provide high resistance to the normal currents. Under abnormal conditions, in case of lightning, they provide low resistive path to the abnormal voltages. तो इसका जो एक एंड है वो कंडक्टर के साथ अटैच है एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द अर्थ. So under abnormal conditions they provide low resistance path to over voltages to the earth. Then earth wire, it is run on the top of the tower to protect the line against lightning discharge. The next is barbed wire. So it is wound around some portion of the pole or tower and it provides protection against any climbing to the tower. Now the types of conductors. So best conductor available is copper after gold and silver. It has very good electrical conductivity as well as thermal conductivity. But due to its high cost, we are not using it for transmission or distribution purposes. For very exceptional cases, copper is used. For example, winding of transformers or some machines, we are using copper as a conductor. And second is aluminium. It is also very good conductor. It has good electrical and thermal conductivity, but it is light in weight. So aluminium alone cannot be used as a conductor. Then next is steel. It is mechanically strong. It has good electrical and thermal conductivity. Then last one is ACSR, aluminium conductor steel reinforced. So this is ACSR. हम ACSR यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस के लिए. हमने देखा कि कॉपर के बाद जो बेस्ट कंडक्टर है डेट इज़ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट जो स्टील है इट हैज़ वेरी गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. तो जो एल्यूमिनियम और स्टील की प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों को हमने यूज़ किया ACSR में. अब जो AC है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, इट हैज़ स्किन इफेक्ट. वो कंडक्टर की जो बाउंड्रीज पे हैं उस पे फ्लो करता है, जो कंडक्टर की बाउंड्रीज हैं उस पे फ्लो करता है. दिस इज द स्किन इफेक्ट ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ AC. सो हमने जो इसके आउटर लेयर पे है वो हमने यूज़ किए एल्यूमिनियम की वायर्स, और जो हमने कंडक्टर को स्ट्रेंथ दिया है वो हमने दिया है विद स्टील. So steel wires inside the conductor and aluminium as the outer part of the conductor. So this is aluminium conductor steel reinforced conductors. So they are extensively used for transmission and distribution purposes. Then the types of insulators. So first one is pin type insulator. So they are used for 33 kV, क्योंकि 33 kV के बाद ये बहुत बल्कि हो जाएंगे और अनइकोनॉमिकल हो जाएंगे. So here you can see
वुडन क्रॉस आर्म है, उसके ऊपर नट और पिन से इस इंसुलेटर को लगाया गया है और जो इसके टॉप पे ग्रूव है यहाँ से कंडक्टर जाएगा और विद द हेल्प ऑफ अ बाइंडिंग वायर उस कंडक्टर को बाइंड किया जाएगा इस इंसुलेटर के साथ. सो दिस इज पिन टाइप इंसुलेटर. देन इज द शेकल टाइप. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पोर्सलिन. ये हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमारे घरों के बाहर लाइंस जा रही हैं, जो कि यू कैन से ऑफ 415 वोल्ट की हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, वो हम वहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं शेकल को. सो शेकल को हम ऐसे लगाते हैं क्रॉस आर्म पे और इसके जो ग्रूव्स हैं यहाँ से कंडक्टर जाएगा और इसको भी हम बाइंडिंग वायर की हेल्प से, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का होगा, वो ग्रूव में हम कंडक्टर को फिक्स कर देंगे. सो शेकल टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. Conductor is passed through the shackle insulator and is tied along the groove with the binding wire. Then is the suspension type. अब इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हम नंबर ऑफ डिस्क यूज करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डिस्क. एक डिस्क का जो रेटिंग है वो 11 kV होता है. अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो हाई वोल्टेजेस हैं 33 kV के बाद जो वोल्टेजेस हैं हम उसके लिए कोई एक कंडक्टर एक इंसुलेटर यूज करें, बहुत ही बल्कि हो जाएगा वो. तो इसलिए हमने डिस्क बना दी है जो कि 11 kV की एक है. तो अगर 33 kV का ये कंडक्टर है, 33 kV वोल्टेज है इस कंडक्टर में, तो हमें 3 डिस्क लगानी है. 11 प्लस 11 प्लस 11 इट विल बी 33 kV. तो 3 डिस्क लग जाएंगी. सो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ऑफ द सिस्टम हम नंबर ऑफ डिस्क वी कैन add on. So the insulators which is used above 33 kV, so they are preferred. They consist of number of porcelain disc. Each disc rating is 11 kV. It is connected in the form of a string, as you can see in this diagram, in the form of a string and then connected by metal links. And in the lower end, the conductor is attached. देन इज अ स्ट्रेन टाइप. अगर हम सस्पेंशन टाइप जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, सस्पेंशन को हम वर्टिकली यूज कर रहे हैं तो वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो गया. अगर हम नंबर ऑफ डिस्क को हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये पोजीशन इट इज शोन हियर इन दिस डायग्राम, तो देन दे विल कॉल्ड स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर. तो इसको हम जैसे डेड एंड्स पे, कि उसके बाद लाइन ने नहीं जाना, डेड एंड्स पे हम यूज करते हैं, या फिर कोई शार्प कर्व आ गया तो वहां पे हम जो डिस्क हैं हम उसको हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं. सो ये इनको हम कहते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स. सो दीज आर द असेंबली ऑफ डिस्क्स हॉरिजॉन्टली. देन इज द स्टे टाइप इंसुलेटर. ये स्टे वायर पे यूज करते हैं. जैसे कोई भी पोल है, हमने उसको सपोर्ट देना है, हम एक वायर यूज करते हैं स्टे वायर, जिसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं उस पोल को सपोर्ट देने के लिए. तो उस वायर को, क्योंकि वो आगे जो वायर है, जो उसका लोअर पार्ट है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में भी है, वो एनिमल्स भी हैं वहाँ पे, तो उसको हम इंसुलेट करने के लिए अपर पार्ट से हम ये स्टे इंसुलेटर यूज करते हैं. सो इट इज टू क्रिएट इंसुलेशन बिटवीन द पोल एंड द स्टे वायर. इसको हम एग टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं. देन द लाइन सपोर्ट्स. सो लाइन सपोर्ट क्या हो सकती है? वो पोल्स हो सकते हैं, वो टावर्स हो सकते हैं. तो दे शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. वो मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए, एंड दे शुड बी लाइट इन वेट आल्सो. So these are some properties of line supports. These are types of line supports. First one is wooden poles. They are obsolete, they are outdated, they are not used these days. So wooden poles, you can see this is wooden pole, and here the cross arm, then the insulator is attached to the cross arm, then the conductor. So they are the cheapest, easily available. They are used for distribution purposes, not for transmission systems. So short spans about 60 meters. Span means दो जो पोल्स हैं, जो टू पोल्स हैं, उनमें कितना डिस्टेंस हो सकता है. तो इनका जो वुडन पोल्स का, ड्यू टू देयर लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देयर span is short up to 60 meters. Their use is usually limited up to 22 kV. इसके बाद हम wooden poles नहीं use करते. Next is RCC poles. So they are concrete poles. They are used up to 33 kV. Their appearance is good, requires no maintenance, long life, strong. Basically, they have longer spans.
In wooden, we have seen the span was 80 meter. Now, for RCC, we can use spans for 80 to 200 meters. Then steel poles, they have greater mechanical strength. They have spans from 50 to 200 meter. Their cost is high as compared to RCC or wooden poles. The next are steel poles. They have greater mechanical strength. They have spans from 50 to 200 meter. Their cost is high as compared to RCC and wooden poles, but their life is long as compared to wooden poles. Steel towers. So for transmission, steel towers are used, as you are seeing in this picture. So transmit power at high voltages over long distances. They have greater mechanical strength, long life, and for longer spans they can be used. Now estimate the material required for 1.5 kilometer 400 by 230 volt overhead distribution line. Now we have to estimate the amount or the type of material which is required to lay the distribution line of 1.5 kilometer. 400 is the line voltage, means voltage between any two lines, and 230 volt is a phase voltage, that is voltage between any line and the neutral. So they have given the length of line as 1.5 kilometer, that is 1500 meter. So we will assume that the span, that is distance between two poles, is 100 meter. So number of spans will be 15. Now the poles required. So here we are assuming that we are using RCC poles because they have not mentioned that what type of poles we have to use. if if it is already mentioned in the question, then we have to take that particular type of poles. Now we can assume that we are using RCC. So the number of poles जो हमें चाहिए होंगे वो हमेशा span से एक नंबर ज़्यादा होगा उनका, that is 15 plus 1 16 poles. शेकल इंसुलेटर, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके लिए हमें शेकल इंसुलेटर्स भी रिक्वायर्ड. एक पोल पे जो शेकल इंसुलेटर लगेंगे दैट विल बी 4, 3 फॉर फेजेस एंड 1 फॉर न्यूट्रल. सो नंबर ऑफ पोल्स हैं जो वो है 16. तो एक पोल पे 4 शेकल इंसुलेटर लगेंगे. सो 16 इंटू 4 दैट इज 64 नंबर ऑफ शेकल टाइप इंसुलेटर्स आर रिक्वायर्ड. क्रॉस आर्म्स, एक पोल पे एक ही क्रॉस आर्म लगेगी. सो नंबर ऑफ क्रॉस आर्म्स रिक्वायर्ड आर 16. लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर विल बी, here we are using ACSR conductors, so 3 for phases and 1 for neutral. So जो length है line का into 4, that will be the length of conductor. 4 into 1.5 is equal to 6 kilometer. We have to include the sag as well as wastage to the length of the conductor. So 4% of sag and wastage we will include. So it comes out to be 6.24 kilometer. Then the earthing sets. We are assuming 6 earthing sets are required for 1 kilometer to earth the earth wire at some particular places. So 4 sets we need. Then nuts and bolts to fix shackle insulators 64. Then caution plate or danger plate. नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगी ये, क्योंकि हर पोल पे हम एक प्लेट लगाएंगे. तो दैट विल बी 16. देन द टाई वायर टू टाई द कंडक्टर ऑन द इंसुलेटर्स 40 meter we require for that. So here you can see the diagram for that layout. 1.5 kilometer length of distribution line they have given in the question. 16 poles we have calculated. So earth wire at the top. Earth wire is not connected via insulator. It is connected directly to the pole, as you can see in this diagram. And then the shackle insulators, because shackle insulators are used for distribution system and it is a distribution system. So 4 shackle insulators on one pole, 3 for phases and 1 for neutral. So RCC poles we require. Then 100 meter is the span, which is shown here, that is the distance between any two poles is 100 meter.
So अर्थ वायर 1.5 किलोमीटर तो लेंथ है जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालना है, तो 1.5 + 4 फॉर सम वेस्टेज, so it comes out to be 1.56 kilometer. Pole foundation for each pole 16 is required as there are number of poles 16. Then the guard wire, if the distribution line is crossing any road or river, then sand, cement, paints, nuts and bolts, these materials are required. So this is all for the requirement of material required to lay the distribution line for 1.5 kilometer. Estimate the quantity of material required and cost of 1 kilometer of overhead 3-phase 11 kV 50 Hz line using RCC poles of 11 meter height and ACSR conductor with an average span of 120 meter. Now we will take some data from question which is already mentioned in the question. Length of line is equal to 1 meter. Average span they have already mentioned in the question that it will be 120 meter. So the number of spans will be 1000 meter by 120 meter is equal to 8 spans. Number of RCC poles will be number of spans plus 1. 8 plus 1 is equal to 9. Insulators required now. Now it is a 3-phase system. So we will not require neutral here. So insulators required will be 3. In last question, insulators required per pole were 4. So now here there are 3 insulators required per pole. So 3 into 9 is equal to 27. Length of ACSR conductor is equal to 3 into length of line plus 2% sag. We can take this 4% also according to the conditions of that region. So it comes out to be 3060 meters. So here you can see the layout. So यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है that are the pin type insulators because 33 kV तक हम यूज़ कर सकते हैं pin type insulators. So it is the 11 kV line. तो 3 phases है R, Y, B. इनको हमने in the form of a triangle, equilateral triangle, we are using these insulators ताकि वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे रहें. आर वाई जो बी फेजेस हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहें एक दूसरे से. So in the form of equilateral triangle, these insulators are connected. On the cross arm, you can see 2 insulators and one on the top of the RCC pole. So R by B neutral is not required in this case because it is a 3-phase system. It is a transmission system, not distribution system. So ACSR conductors, pin type insulators, danger plate of 11 kV, then and the lower part you can see barbed wire which provides as a anti-climbing device. Then the stay wire. हम जो लास्ट वाले 2 पोल हैं उन पे हम stay wire यूज़ करेंगे to support the pole. So stay insulator on the stay wire. It is fixed with an angle as you can see. So 1 kilometer is the span of this transmission line. And 120 meter is span between 2 poles, that is distance between 2 poles is 120 meter, and 11 meter is the height of the poles. So here's the description of material with specification and its quantity required. So RCC poles 9 number required, pin type insulators 27 numbers, ACSR conductor 3060 meter, danger plates required are the number of poles that is 9, barbed wire 18 kg 2 kg per pole. It is just the approximation. Earthing sets 3 sets as it's the span of 1 kilometer. Then the binding wire 6 kg. Then stay wire and insulators will be equal to the number of poles 9. Cross arms will be equal to number of poles that is 9. Then earthing wire 1.1 kilometer. Then pole foundation 9 foundations we require. Then miscellaneous items. So by adding all this amount, it comes out to be 7,21,700. Labor charges we will include
as 30%, so it will be 2,16,510. Then storage and transportation cost, 5% of the material cost, it will be 36,085. So total cost comes out to be 9,74,295. Thank you.